नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्विंस। और स्टूडेंट्स, अगर इसके पहले का क्लास ऑलरेडी 10 क्लास हो चुका है, आज 11वां नंबर क्लास है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो अगर अभी तक नहीं देखे हो वो पहले का क्लास, तो जल्दी से उसको भी कर लो, बिकॉज सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। तुम लोग देखोगे कि आज भी जो हम लोग पढ़ेंगे इससे पिछले क्लास से रिलेशन है, बिकॉज एक ही चैप्टर है तो कॉन्सेप्ट वहीं से रिलेटेड है। इसे मेरा कोशिश होगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाने का। और स्टूडेंट्स, अगर बीच में कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली पूछ सकते हो यहाँ पर भी। ओके, और अभी जो है आया हुआ लाइव में सोनिया सेत्री और विराज, ओनली 2 स्टूडेंट्स आर शोइंग। ओके, लेट अस स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन VVHSS गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड, सिलेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, 3 बुक्स ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। लेट अस मूव। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो कुछ जाना पहचाना है, सभी को जानते हैं, इसे भी काफ़ी पॉपुलर है, तुम लोग भी जानते होगे, डेफिनेटली गारंटी है, इसको जरूर जानते हो तुम लोग। तो ठीक से देखो, ऐसे यहाँ पर आवाज़ को म्यूट किया गया है क्योंकि ये दूसरे का कॉपी किया गया है तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, इसलिए आवाज़ यहाँ पर म्यूटेड है। फिर भी तुम लोग फील कर सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आज हमारा वही बारी है। ये एक अलग प्रकार का ट्विंस है, ये एक ट्विंस का एग्जाम्पल है जिसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैसे होता है ये ट्विंस, क्यों होता है ये ट्विंस, कितने प्रकार का होता है ये ट्विंस, ये सब डिटेल हम लोग आज देखने वाले हैं। और इसका तरीका क्या है, और कुछ लोग जानबूझ के भी ट्विंस चाहता है तो उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो भी देखेंगे। ये जो ट्विंस है यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है ट्विंस अगर हो जाए तो। और सिंपली ट्विंस ही नहीं, जो असम से बिलोंग करते हो उसे पता होगा 24 अप्रैल को असम में क्वाड्रुप्लेट हुआ था, रंगिया डिस्ट्रिक्ट में, आई थिंक, हाँ रंगिया में। क्वाड्रुप्लेट मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 एक साथ। तो यहाँ जो चिंकी मिंकी, दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्विंस, बट हमारे असम में ऑलरेडी क्वाड्रुप्लेट हो चुका है, 4 हो चुका है, सबका सब एक जैसा। हम लोग देखेंगे ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसका प्रोसेस है। बिकॉज हम लोग का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, प्लासेंटेशन, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। तो आज इसी फील्ड में हम लोग थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। और अभी तक में 3 स्टूडेंट्स शो कर रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बारी है हम लोग का, ये इंडियन सिनेमा का है। ये किस सिनेमा का सीन है, किस मूवी का सीन है, बता सकते हो कोई? जो बता सकते हो जल्दी से नीचे में कमेंट करके बताओ ये किस मूवी का सीन है। डू फास्ट। नहीं पता, ओके, लेट अस मूव। हम आगे चल के देखेंगे इसके बारे में। ये ट्विंस, एक्चुअली ट्विंस हम लोग उस केस में एलोन, बिल्कुल सोनिया सही बोली है, एलोन से लिया गया है। अब ये ओरिजिनल केस है, ये 3D मॉडल है, ये 3D बना हुआ है। यहाँ पर देख रहे हो कि 2 बेबी है एक ही ऊम में, और ये इस तरीके से है, बस ऐसे लग रहा है कि ये काफी क्लोज्ड है। अब सोचो, हमारा जो यूट्रस बना हुआ है ह्यूमन बींग्स का, तुम लोग को शुरू में ही बताए थे, जिस समय की बाइपेडल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, 4 पैरों से उठ के 2 पैरों पे खड़ा हुआ था, उसी समय हमारे में डिसएडवांटेज हो गया था कि मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है, मल्टीपल प्रोजेनी एक साथ में नहीं हो सकता। तो उसका सिस्टम क्या बना कि एक साथ में मल्टीपल नहीं हो सकता, तो रेयरली, बहुत कम केस में, आगे हम लोग देखेंगे कि किसका क्या रेशियो होता है, बहुत कम ऐसा चांसेस होता है, बहुत ऐसा कम केस होता है जिसमें कि एक साथ में एक से ज्यादा होता है, और नॉर्मली 2। अब असम के केस में देखें 4, ऐसे ये बहुत जगह ऐसा हुआ है कि 4 भी हुआ है, लेकिन ऐसा भी फिर भी ट्विंस बहुत कम देखने के लिए मिलता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली एक ही होता है, बिकॉज दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द बाइपेडल मोशन। क्योंकि अब है नीचे यूट्रस फेसिंग डाउनवर्ड्स, अगर ज़्यादा लोड आएगा तो एबॉर्शन हो सकता है, इसीलिए
सिंगल कैरी कर सकता है। तो अब यहाँ पर है कि एक के जगह पे जगह बना हुआ, एक स्पेस है बना हुआ एक बेबी को कैरी करने का। यहाँ पर दो बेबी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होगा। अब नॉर्मल वीक्स ऑफ डिलीवरी है 40 वीक्स, 40 हफ्ते तक प्रेगनेंसी रहा करता है, जेस्टेशन पीरियड जिसे हम लोग कहते हैं 9 महीने तक। लेकिन जहाँ पर ट्विंस का केस होता है वहाँ पर 9 महीने से पहले 37 वीक्स में ही डिलीवरी हो जाया करता है, और नॉर्मली अभी के टाइम में सीजरिंग ही होता है। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है कि ट्विंस आर टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेम प्रोजेनी, मतलब सेम प्रेगनेंसी में जब दो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है तो उसे हम लोग ट्विंस कहते हैं। ये हमारे जो एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम, इसमें डेफिनेशन में आ सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर के क्वेश्चंस में आता है। ये असम बोर्ड में भी आता है और सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, लेकिन ये दोनों में आए या ना आए, बट नीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कई सारा क्वेश्चंस आता है जिसे कि हम लोग अच्छे तरीके से जानना है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कभी भी एग्जाम में बैठ जाए, कभी भी कहीं भी एग्जाम में बैठ जाए, जवाब देने की गारंटी होगी। दो प्रकार का ट्विंस होता है, एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा होता है डायजाइगोटिक ट्विंस। मोनो नाम से लग रहा है, मोनो मतलब 1, डाय मतलब 2। जहां पर एक जाइगोट से ही प्रोडक्शन होता है ट्विंस का, उसे हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे, मींस 1 जाइगोट। और जहां पर 2 जाइगोट रहता है उसे हम लोग डायजाइगोटिक कहेंगे। सिंपल, अकॉर्डिंग टू द नेम, नाम के अनुसार ही हम लोग ये डिसाइड करेंगे। तो आगे चल के हम लोग देख रहे हैं इसका डिटेल, मोनोजाइगोटिक एंड डायजाइगोटिक में क्या डिफरेंस है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल्स तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है कि एक ही यूट्रस में एक ही एमनियोटिक फ्लूइड है, एक ही एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर में 2 बेबी इन द रेस्टिंग पीरियड, है ना, रेस्टिंग पीरियड में हो रहा है। सौरभ देवनाथ, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर ट्विंस का यहाँ पर भी प्रोडक्शन है, मतलब ट्विंस इन द मेकिंग, यू कैन से ट्विंस इन द मेकिंग। लेकिन ये ट्विंस अब हम जो अभी देखे हैं मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक, तो मोनो और डाय में सिंपल डिफरेंस है। अगर मोनोजाइगोटिक है तो वहां पर एक ही एग है और एक ही स्पर्म है, फर्टिलाइज हुआ, और जिस समय इसमें क्लीवेज वगैरह होते रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते रहता है, उसी समय ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक ही जाइगोट है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और 2 बेबी का फॉर्मेशन करता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज मोनोजाइगोटिक। डायजाइगोटिक में क्या होता है कि नॉर्मली ओवरी से 1 मंथ में, एक साइकिल में, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में ओनली एक ही एग का प्रोडक्शन होता है। लेकिन कई बार होता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, मतलब अगर हिस्ट्री है, किसी फैमिली में हिस्ट्री है ट्विंस होने का, तो उसी फैमिली में ऐसा नॉर्मली हुआ करता है। या किसी एरिया है जैसे वेस्टर्न एशिया और यूरोप, अफ्रीकन कंट्री में ट्विंस ज़्यादा पाया जाता है, तो वैसे कंडीशन में एक ही मंथ में, एक ही रिप्रोडक्टिव साइकिल में 2 एग का प्रोडक्शन हो गया, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों ओवरी प्रोडक्शन कर दिया एक एग का, तो 2 हो गया। और स्पर्म की तो कोई कमी नहीं है, मिलियंस ऑफ स्पर्म जा रहा है, जो कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए एम्पोलरी रीजन में 250 से लेके 300 के आसपास तक वहां पर स्पर्म पहुंच रहा है। मतलब स्पर्म की कोई कमी नहीं है, आराम से फर्टिलाइजेशन आराम से हो सकता है, जाइगोट का प्रोडक्शन। इन दैट केस डायजाइगोटिक ट्विंस होता है। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उसमें क्या होता है कि जब भी होगा, अगर लड़का होगा तो लड़का ही होगा दोनों, अगर लड़की होगी तो दोनों का दोनों लड़की ही होगी। लेकिन इस केस में अलग है, डायजाइगोटिक में दोनों लड़का लड़का हो सकता है, लड़की लड़की हो सकता है, या एक लड़का एक लड़की हो सकता है। हम लोग डिटेल में अभी देखने वाले हैं ये सभी चीज को एक एक फुल प्रोसेस के साथ में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस। इसे हम लोग मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है देखो, एक ही जाइगोट है, ठीक है, एक ही जाइगोट है, वही 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब एक ही जाइगोट है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सो दिस टाइप ऑफ
ट्विंस इज नॉन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और एक ही जाइगोट है ना, तो उसमें सब कुछ सेम सेम है, सेम जीन है, सेम डीएनए है, सेम क्रोमोजोम है, सेम मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोजोम का कंपोजिशन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पर जो ट्विंस होगा फुल्ली आइडेंटिकल होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही जाइगोट से बना हुआ है। अब है डाइजाइगोटिक, तो डाइजाइगोटिक को हम लोग फ्रैटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। फ्रैटर्नल ट्विंस क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग ओवम आया, जो अभी हम बताए थे, दो अलग अलग ओवम आया सेकेंडरी उस साइट, और दो अलग अलग उस साइट में दो अलग अलग स्पर्म आके फर्टिलाइज किया, दोनों अलग अलग एक को फर्टिलाइज किया है, अलग अलग स्पर्म, इसीलिए इसको डाइजाइगोटिक या फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं। ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, एक लड़का लड़का हो सकता है, लड़का लड़की हो सकती है, या एक लड़की दोनों लड़की हो सकती है। दिस इज द केस ऑफ डाइजाइगोटिक एंड फ्रैटर्नल ट्विंस। नाउ यू कैन सी द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दोनों ऑलमोस्ट ट्रू कॉपी जैसा होगा। ऐसे फ्यूचर में आगे चल के धीरे 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 इसमें किसी ना किसी प्रकार का चेंजिंग होता है, लेकिन स्टार्टिंग में दोनों का दोनों एक ही जैसा होता है, हल्का फल्का, वो भी बाद में चल के हल्का फल्का चेंजिंग होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल हम लोग शुरू में देखे थे चिंकी मिंकी, वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का एग्जाम्पल है। सो इसको रीड करते हैं। दिस डेवलप फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम, ओके, दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम जेनेटिक मटेरियल एंड आर मोस्टली ऑफ द सेम सेक्स। ये सेम सेक्स का होगा, यहाँ पर बोल रहे हैं मोस्टली, माइंड इट, यहाँ पर हम टर्म यूज किए हुए मोस्टली, मतलब क्या है कि कई कारण से कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में, म्यूटेशन के केस में एक लड़का लड़की हो सकता है, बट ये और भी ज्यादा, पहला तो ट्विंस होना ही रेयरली केस है, रेयर केस है। अब ये ट्विंस में भी अलग अलग जेंडर होना, अलग अलग सेक्स होना, ये और भी रेयर केस है। लेकिन नॉर्मली अगर ट्विंस होता है और वो आइडेंटिकल ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, तो दोनों का जेंडर सेम होगा, या तो दोनों लड़की होगी या तो दोनों लड़का होगा, बिकॉज जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, सेम टू सेम बना हुआ है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ओके। लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये जो एग्जांपल देख रहे हो, जो अभी बताए, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ मोनोजाइगोटिक। सो मोनोजाइगोटिक दैट इज MZ, लेट अस चेंज द कलर बिकॉज बैकग्राउंड इज सेम। तो मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस अकर व्हेन ए सिंगल एग इज फर्टिलाइज्ड टू फॉर्म वन जाइगोट। हेंस मोनोजाइगोटिक मतलब यहाँ पर सिंगल एग है और सिंगल स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ है और एक ही जाइगोट बना है, विच देन डिवाइड इनटू टू सेपरेट एम्ब्रियोज, जो कि फ्यूचर में डिवाइड होकर दो सेपरेट एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर भी कंडीशन है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे। नहीं मतलब अगर ये नहीं होता है 8 सेल स्टेज के पहले, तो एक अलग प्रकार का ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, अभी हम लोग वो भी देखने वाले। तो यहाँ पर ये जो केस है मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस का केस है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ये भी, तो दीज अराइज फ्रॉम सेपरेशन ऑफ डेवलपिंग सेल्स इनटू टू एम्ब्रियोज व्हिच इज 99% ऑफ द केसेस अकर बिफोर 8 डेज है पास्ट। मतलब 8 दिन होने के पहले, मतलब जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, जिस दिन जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उस दिन के 8 दिन के पहले अगर ये सेपरेट हो जाता है दो पार्ट में, इन दैट केस 99% क्या होता है कि वहां पर आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। बट सेपरेशन डेट अकर लेटर देन 8 डेज आर लाइकली टू प्रोड्यूस कंजॉइंट ट्विंस। टर्म रिपीटेड, लाइकली टू प्रोड्यूस कंजॉइंट ट्विंस। हम लोग जो एग्जांपल देखे थे एलोन मूवी का, वो कंजॉइंट ट्विंस का एग्जांपल है, जिसे कि श्याम्स ट्विंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, अगर 8 दिन के पहले तक में अगर वो सेपरेट हो गया तो कंप्लीट सेपरेट हो सकता है, लेकिन अगर 8 दिन के पहले वो सेपरेट नहीं हो सका तो क्या होता है, वो कंप्लीट सेपरेट नहीं हो सकता। या तो उसका हेड रीजन ज्वाइंट रह जाता है, या तो उसका स्टोमक रीजन ज्वाइंट रह जाता है, या तो उसका लेग रीजन ज्वाइंट रह जाता है। और इसके केस में, एलोन के केस में जो मूवी में दिखलाया गया, यहाँ पर उसका स्टोमक रीजन, बेली रीजन जुटा हुआ रह गया था, जिससे कि सेपरेट करने की कोशिश, डिपेंड करता है कि कौन सा वाइटल ऑर्गन जुड़ा हुआ है आपस में। तो ये डॉक्टर डिसाइड कर सकता है कि इसको सेपरेट किया जा सकता है या नहीं किया सकता, लेकिन मोस्टली केस में कोशिश नाकाम रहा, सेपरेट करने की कोशिश किया गया और वहां पर या तो मिनिमम एक का डेथ हो जाता है और कई बार दोनों का डेथ हो गया।
कई बार ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, अभी और भी एग्जांपल देखेंगे आगे चल के। नाउ कमिंग टू द डायजाइगोटिक और फ्रैटर्नल ट्विंस, दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट रिलीज ऑफ टू सेकेंडरी oocyte एंड सब्सिक्वेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ ईच बाय डिफरेंट स्पर्म। यहाँ पर क्या है, दो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा और दोनों सेकेंडरी oocyte अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज करके अलग अलग जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो वहां पर क्या है, दे आर ऑफ द सेम एज, दोनों का एज सेम होगा, एंड इन द सेम यूट्रस एट द सेम टाइम, बट जेनेटिकली दे आर डिसिमिलर एज दे आर सिबलिंग्स। सेम टाइम में जन्म होगा, सेम टाइम में रहेगा, सेम क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट मिलेगा, लेकिन जैसे कि सिबलिंग मतलब भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन जैसे डिफरेंट रहता है एक दूसरे से, वैसे ही यहां पर भी डिफरेंट होगा। दिस इज द केस ऑफ डायजाइगोटिक और फ्रैटर्नल ट्विंस। जो यहां पर पिक्चर देख रहे हो ये डायजाइगोटिक या फ्रैटर्नल ट्विंस का एग्जांपल है, राइट। डायजाइगोटिक ट्विंस में और मे नॉट बी ऑफ द सेम सेक्स, मतलब ये सेम सेक्स का रह भी सकता है और सेम सेक्स का नहीं भी रह सकता है। अब सिंपल है, होता क्या है, फर्टिलाइजेशन सिंपल प्रोसेस शुरू से देखो। स्पर्म आता है ओवम के पास, ओवम में कंप्लीट स्पर्म एंटर नहीं कर सकता। जोना पेलुसिडा के पास में ही स्पर्म का जो जब वो एंटर करता है तो उसका जो न्यूक्लियस पोर्शन होता है क्रोमोसोम्स और एक सेंट्रियोल के साथ में एंटर करता है, जो कि मेल न्यूक्लियस कहलाता है, मेल प्रोन्यूक्लियस, और जो कि फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो कि सेकेंडरी oocyte का था पार्ट, उससे जाके मिलता है, प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। वी नो वेल, हम लोग ऑलरेडी कई दिन से पढ़ चुके हैं। अब यहां पर जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये जाइगोट सिंगल जाइगोट अगर दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो ट्विंस बनेगा। अगर ये डिवाइड नहीं होके सेपरेट, डिवाइड तो होगा ही होगा, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुलेशन, जितना भी चीज हो रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस, न्यूरुलेशन, ये सारा प्रोसेस में सेल तो डिवाइड ही हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, कंप्लीट सेपरेट होने की बात है। बाय चांस अगर वो कंप्लीट सेपरेट हो जाता है, देन इन दैट केस ट्विंस विल बी फॉर्म, जैसे कि यहां पर देख रहे हो। लेकिन अगर वो कंप्लीट सेपरेट नहीं हो सकता, एक ही में बॉल लाइक स्ट्रक्चर मोरूला, फिर बीच में स्पेस भरा हुआ एंट्रम दैट इज गैस्ट्रुला, फिर कैविटी का फॉर्मेशन, न्यूरुलेशन वगैरह जो होता है, फिर प्राइमरी स्ट्रिक का फॉर्मेशन, फिर न्यूरल कॉर्ड का फॉर्मेशन, हेड रीजन, टेल रीजन का फॉर्मेशन, आई का फॉर्मेशन, हार्ट का फॉर्मेशन, ये सारा फॉर्मेशन होता है और सिंगल बेबी का प्रोडक्शन करता है। सिंगल ये तो प्रोसेस ही है, ये तो सिंपल प्रोसेस ही है जो कि होता है। सो डायजाइगोटिक और फ्रैटर्नल, ये ऑल्सो रेफर टू एज नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, इसे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है, बिकॉज इसे डिसिमिलर ट्विंस भी कहा जाता है, एक दूसरे से अलग होता है, सेम नहीं होता। इसे बाय ओव्यूलर ट्विंस भी कहीं कहीं पर देखोगे लिखा हुआ, क्योंकि यहां पर दो ओव्यूल रहता है, दो ओवम रहता है, या दो सेकेंडरी oocyte हम लोग कह सकते हैं। इनफॉर्मली इन केस ऑफ फीमेल्स सोरल ट्विंस, अगर ये फीमेल प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब अगर दोनों लड़की है, डायजाइगोटिक के केस में अगर लड़की है तो उसे हम लोग सोरोरल ट्विंस कहेंगे। यूजुअली अकर व्हेन टू फर्टिलाइज्ड एग्स आर इम्प्लांटेड इन द यूट्रस वॉल एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में अगर होता है तो फर्टिलाइज और इम्प्लांटेशन। व्हेन टू एग्स आर इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज्ड बाय द टू डिफरेंट स्पर्म सेल्स, फ्रैटर्नल ट्विंस आर रिजल्ट, मतलब अलग अलग है तो फ्रैटर्नल ट्विंस का फॉर्मेशन करेगा। नाउ कमिंग टू द कंजूइन ट्विंस, यहां पर क्या है कि सेपरेशन जो अभी बताया कि अगर 8 दिन के पहले, मैक्सिमम 8 दिन के पहले अगर वो सेपरेट हो जाता है, देन दैट टाइप ऑफ ट्विंस इज नोन एज आइडेंटिकल ट्विंस। बट जब वो 8 दिन के पहले अगर वो सेपरेट नहीं हो सकता तो वो कंजॉइंट ट्विंस कहलाता है। यहां पर तुम लोग 3 केस देख रहे हो, एक में है स्टोमक जुटा हुआ ओनली, मतलब नीचे का पोर्शन, दूसरे में है क्या कि सिर्फ हेड अलग है, सिर्फ माथा अलग है और हाथ अलग है, बाकी पूरा पोर्शन जुड़ा हुआ है। और जो सबसे पहला वाला केस है, मेरे से ढक रहा है, चलो मैं हट गया, जो ये केस है इसमें दोनों का बॉडी भी अलग है बट कमर के नीचे का सारा पोर्शन जुड़ा हुआ है। दिस इज अ केस ऑफ सियाम्स ट्विंस। ये 8 दिन के पहले सेपरेट नहीं हुआ, 8 दिन से ज्यादा हो गया और जिसका परिणाम हुआ
इस तरीके का ट्विंस का फॉर्मेशन हुआ, इसे कंजॉइंट ट्विंस कहेंगे। और एलोन मूवी में भी इसी का केस दिखलाया गया, वहां पर स्टोमक रीजन इसके जैसा था, इस बेबी के जैसा, राइट। ओके, सो कंजॉइंट ट्विंस, नॉन कंजॉइंट मोनोजाइगोटिक ट्विंस फॉर्म up to day 14 of embryonic development, but when tuning occurs after 14 days the twins will likely to be conjoined। मतलब 14 दिन के बाद अगर होता है तो ज्यादा चांस है, अगर 14 दिन के बाद सेपरेशन होना स्टार्ट होता है तो ज्यादा चांस है कि ये कंजॉइंट ट्विंस ही बनेगा, ठीक है। यहां पर केस देखो, ये इंडिया का केस है, मतलब इंडिया में ये पाया गया है। तुम लोग अक्सर देखे होंगे, ये कई बार न्यूज चैनल वगैरह पे भी आया है और आते रहता है, हो सकता है तुम लोग पहचानते भी होंगे। यहाँ पर हेड रीजन अलग है, 2 हेड है, 2 स्टोमक है, लेकिन नीचे के पोर्शन से हेड स्टोमक जुटा हुआ है, 2 हाथ है, बट 4 हाथ है, 2 हेड है, 4 आंख है, 2 मुंह है, सब कुछ, मतलब 2 इंसान है ऊपर में और नीचे में उसका बॉडी जुटा हुआ रह गया है, कमर के नीचे से जुटा हुआ है। सो दिस इज द कंजॉइंट ट्विंस और दिस इज द केस ऑफ इंडिया। इंडिया में ये है, अब दोनों खाता है तो एक ही पेट में जाता है, बिकॉज दोनों का पेट जुटा हुआ है, ठीक है, दोनों का पेट जुटा है तो खाता है तो एक ही पेट में जाता है। तो अब है कि जिसको भूख फील होता है, जिसको मन होता है वो खा लेता है। दिस इज द केस ऑफ कंजॉइंट ट्विंस। सो ट्विंस, मल्टीपल pregnancies are much less likely to carry to full terms than single birth। सिंगल बर्थ में जैसे कि कंप्लीट प्रेगनेंसी पीरियड, जेस्टेशन पीरियड डेट इज 40 वीक्स को फुलफिल करता है, मतलब 40 दिन तक चलता है, वैसे ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज के केस में, पार्टिकुलरली ट्विंस के केस में फुल 40 डेज नहीं होता। नॉर्मली ये 40 डेज नहीं, 40 वीक्स, नॉर्मली ये 37 वीक्स में ही डिलीवरी हो जाया करता है। और अभी के टाइम में मोस्टली ये सिजेरियन ही होता है, सी सेक्शन, जो कि लास्ट क्लास में तुम लोगों को इसका डिटेल हम वीडियो दिखलाए थे, ठीक है। नाउ ये केस देखो, ये भी इंडिया का केस है, जो कि इंडिया में है। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ इंडिया। और यहां पर हेड रीजन कनेक्टेड है, मतलब बॉडी का नीचे का पोर्शन तो सेपरेट हो गया, लेकिन माथा इसका जुटा हुआ रह गया, माथा यहां पर सेपरेट नहीं हो पाया। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ कंजॉइंट ट्विंस, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज द डिफॉर्मेलिटीज, ये डिफॉर्मेलिटीज है, ये मिस्टेक्स है नेचर की, क्योंकि कई चीज, जितना भी चीज होता है बनता है, हर जगह कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होता है। यहाँ पर नेचर ने मिस्टेक कर दिया। ऐसे केस में जहां पर के ऐसा केस देखते हो तुम लोग, ये नेचर का मिस्टेक है, जो कि बहुत सारे केसेस में, लाखों केस में एक ऐसा हुआ करता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कितना में कितना और किस डिजाइन का हुआ करता है। अभी तो डेट देखे कि अगर 8 दिन के पहले तक में सेपरेट हो जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, देन दैट टाइप ऑफ ट्विंस विल बी कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विंस। लेकिन अगर 8 दिन से ज्यादा, पार्टिकुलरली 14 दिन से ज्यादा डेट अगर हो जाता है तो कंजॉइंट ट्विंस या श्याम ट्विंस का फॉर्मेशन करता है। सो women who have a family history of fraternal twins have a higher chance of producing fraternal twins themselves, as there is a genetically linked tendency to hyperovulate। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जिस फैमिली का हिस्ट्री रिकॉर्ड है फ्रैटर्नल ट्विंस का, फ्रैटर्नल ट्विंस किसको हम लोग बोले थे, डाइजाइगोटिक, राइट, डाइजाइगोटिक ट्विंस की केस को हम लोग फ्रैटर्नल ट्विंस बोले। तो जिसके फैमिली हिस्ट्री में डाइजाइगोटिक ट्विंस का केस पाया जाता है, उस केस में, उस फैमिली हिस्ट्री में फिर से हिस्ट्री रचा जाता है। ऐसे कहा जाता है इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता, लेकिन इस केस में, बायोलॉजिकल केस में, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, इतिहास अपने आप को हमेशा रिपीट करता है। तो जिसका हिस्ट्री है ट्विंस का, क्या बोल रहे हैं, हाइपर। देखो यहां पर क्या है, हिस्ट्री ऑफ फ्रैटर्नल ट्विंस है हाइयर चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्योंकि यहां पर हाइपर ओवुलेट टर्म है, हाइपर ओवुलेट, इस बात को ख्याल रखना। यहां पर जो टर्म जिसको हम अच्छे तरीके से गोले के अंदर डाले हुए, दैट इज हाइपर ओवुलेट। इस फैमिली में, इस हिस्ट्री में, जहां पर ऐसा फैमिली में हिस्ट्री पाया जा रहा है, हाइपर ओवुलेट करता है। हाइपर ओवुलेट का क्या मतलब है, नॉर्मली आइदर लेफ्ट ओवम ओवरी या राइट ओवरी से एक का प्रोडक्शन होता है वन रिप्रोडक्टिव साइकिल में।
या एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जहां पर हाइपर ओवुलेट होता है, इन दैट केस डायजाइगोटिक या फ्रैटर्नल ट्विंस का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहां पर टेंडेंसी होता है ज्यादा ओवुलेट करने की, हाइपर ओवुलेट करने की। देयर इज नो नॉन जेनेटिक लिंक फॉर आइडेंटिकल ट्विनिंग, और आइडेंटिकल ट्विंस का जहां पर फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर ऐसा कोई केस नहीं मिला है, बिकॉज वहां पर तो मिस्टेक है। ऐसे जहां पर हाइपर ओवुलेट हो रहा है वो भी मिस्टेक है, बायोलॉजिकल सिस्टम का मिस्टेक है। लेकिन फिर भी लिंक ऐसा मिला है कि जिस फैमिली में रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है ट्विंस का, हाइपर ओवुलेट का, उसमें आगे जनरेशन में भी ऐसा होने की चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन जहां पर आइडेंटिकल ट्विंस का केस है वहां पर ऐसा कोई लिंकेज नहीं पाया जाता। अब सवाल आता है कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कि इंक्रीज करता है फ्रैटर्नल ट्विंस की चांसेस को, मतलब फैक्टर्स विच इंक्रीज द चांसेस ऑफ हैविंग फ्रैटर्नल ट्विंस आर, नंबर 1 मैटरनल एज। अब माँ का एज कितना है, अगर कई बार ऐसा देखा गया, एक ऐसा मिस्टेक होता है जब ओवर एज हो जाता है लेडी का या फीमेल का, अगर ओवर एज में अगर प्रेगनेंसी बियर करती है तो उस कंडीशन में हाइपर ओवुलेट का केस आ सकता है, या वहां पर ये ट्विंस वगैरह का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ता है बायोलॉजिकल सिस्टम खराब होते जाता है बॉडी का। कोई भी मशीन है, मशीन तो मशीन होता है, कोई भी मशीन है, चाहे बायोलॉजिकल मशीन हो चाहे फिजिकल मशीन हो, खराब तो होगा। सो फर्टिलिटी ड्रग्स एंड अदर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, कई बार क्या होता है फर्टिलिटी डॉक्टर के सजेशन से कुछ महिलाएं, कुछ फीमेल्स फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करवाती है, या और ताकि ओवुलेट हो ज्यादा से ज्यादा, खास करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का केस जो सुने होंगे, जहां पर कि टेस्ट ट्यूब बेबी को तुम लोग नाम सुनते हो, उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हो। उस केस में क्या होता है फर्टिलिटी ड्रग्स इंजेक्ट किया जाता है फीमेल के अंदर, तो ताकि उसमें ज्यादा ओवुलेट हो और ज्यादा आसान हो ओवम को कलेक्ट करना। तो वैसे केसेस में अगर फर्टिलिटी ड्रग्स को यूज किया जाए तो वहां पर हाइपर ओवुलेट हो सकता है, और हाइपर ओवुलेट के केस में भी फ्रैटर्नल ट्विंस का फॉर्मेशन हो सकता है। अब खान पीन पे भी डिपेंड करता है कि खाना पीना कैसा है। अगर अच्छा वाला खाना पीना है, स्ट्रॉन्ग वाला खाना पीना है तो ओवुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर अच्छा खाना पीना नहीं है तो हाइपर ओवुलेट नहीं होगा। एंड आगे है प्रायर बर्थ, मतलब पहले बर्थ का क्या सिचुएशंस है उस अनुसार से, मतलब किसी फैमिली में अगर पहले ही हाइपर ओवुलेट का केस है, मान लो कि एक बच्चा जो जन्म हुआ है एक फैमिली में, वो ट्विंस का फॉर्मेशन हुआ है, तो अब उसमें चांसेस है कि उस फैमिली में फिर से फ्रैटर्नल ट्विंस हो सकता है। गलत मत समझना, ये भाई बहन है, वो भी ट्विंस है, ठीक ना। ऐसे फोटो ऐसा लिया गया है, ऐसे हमारे यहाँ डिगबोई में भी, आनंदोपारा में भी, तुम लोग का विवेकानंद विद्यालय में भी ऐसा केस है फ्रैटर्नल ट्विंस का। दिस इज अ केस ऑफ फ्रैटर्नल ट्विंस। तो उसका पिक्चर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोरोना पीरियड उसका पिक्चर नहीं ले सके, अदरवाइज यहाँ पर हम उसी का फोटो देने वाले थे। दिस इज द केस ऑफ फ्रैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, एक मेल है और एक फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों अलग अलग है, लेकिन देख के लगता है कि दोनों भाई बहन है, ठीक है ना, सिबलिंग के जैसा, मतलब एक ही जैसा है, दोनों का दोनों भाई बहन जैसा होना चाहिए। आइडेंटिकल नहीं है, एक ही ओवम से नहीं बना है, एक ही जैगोट से नहीं बना है, ये अलग अलग जैगोट से बना है, अलग अलग केस है, अलग अलग ओवम को अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज किया है, अलग अलग जैगोट बना, एक ही साथ प्रेगनेंसी हुआ, एक ही साथ इम्प्लांटेशन हुआ, एक ही साथ बर्थ हुआ, बोले तो एक ही साथ पार्चुरेशन हुआ। बट दिस इज द केस ऑफ ट्विंस, बट fraternal twins, but not the identical twins. Now, factors which increase the chances of having fraternal twins are some women, just wait, some women intentionally turns to fertility drugs in order to conceive twins. कई फीमेल्स क्या होता है कि वो ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहती है, मतलब उसको एक ही मेहनत में कई बार चाहता है कि 2-3 बच्चे हो जाए। तो वैसे केस में क्या होगा कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करके हाइपर फर्टिलिटी ड्रग्स का यूज करती है। उस कंडीशन में हाइपर ओवुलेट होता है, एक साथ में 2-2 ओवम रिलीज हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से। उस कंडीशन में भी अब अपने आप मार्केट में ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलता है, अगर डॉक्टर रिकमेंड करे तभी मिलता है।
तो उस कंडीशन में भी फ्रैटर्नल ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। सो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैटर्नल ट्विंस, जो अभी कुछ देर पहले बोले थे। तो यहां पर क्या है, जो फीमेल फीमेल होता है, मतलब एक फीमेल है दूसरा फीमेल है ट्विंस में, मतलब दोनों अगर लड़की ही है तो उस तरह के ट्विंस को हम लोग सोरोरल ट्विंस कहते हैं, जिसका परसेंटेज ऑफ चांसेस 25% ओनली। अगर एक मेल दूसरा भी मेल ट्विंस है, इसे फ्रैटर्नल ट्विंस मेन रूप से डिफाइन करते हैं, इसे ही फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं। इसका भी चांसेस ओनली 25%, बट एक मेल और एक फीमेल होने का चांसेस ज्यादा है 50%। ठीक है यहां तक। तो कई बार ऐसे नॉर्मली ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपने को जानकारी होना चाहिए। अगर आ जाए तो जवाब दे दे, मतलब फीमेल फीमेल 25%, मेल मेल 25% एंड मेल फीमेल 50% चांसेस है। हाँ, अगर क्वेश्चन आता है तो इस नाम से रिलेटेड अपने को याद रखना है, अगर एक फीमेल और दूसरा भी फीमेल है तो दैट टाइप ऑफ ट्विंस, दैट टाइप ऑफ फ्रैटर्नल ट्विंस इज नोन एज सोरोरल twins, and one is male and another is also male, then that type of twins will be called as the fraternal twins, and the chances of both type of twins will be 25%, but in the case of male and female twins that will be the chances of 50% of having the fraternal twins, right? Okay, let us move now. Coming to the mechanism of twin productions. Regarding spontaneous or natural monozygotic twinning, a recent theory proposes that monozygotic twins are probably formed when a blastocyst containing two inner cell mass ICM, each of which will lead to a separate fetus rather than by an embryo splitting while hatching from the zona pellucida. मतलब है कि जैसे कि नॉर्मली हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसमें एक ही आईसीएम होता है, इनर सेल मास, लेकिन कई बार क्या होता है ये डिवाइड होके डबल सेल मास का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस केस में जहां पर कि डबल सेल मास होता है, डबल इनर सेल मास होता है, उस कंडीशन में मोनोजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर एम्ब्रियो का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा, मतलब यहाँ स्प्लिटिंग के पहले मतलब जोना पेलुसिडा से निकलने के पहले यहाँ पर हो गया। ओके, नाउ यू कैन सी द हियर genetic similarity. Monozygotic twins are genetically nearly identical, and they are always of the same sex unless there has been a mutation during development. अगर तुम्हारे आसपास में कोई आइडेंटिकल ट्विंस का केस होगा, तुम देखे होगे बचपन में तो दोनों सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाता है, जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ता जाता है, मतलब बच्चा अब एडल्ट होते जाता है, कुछ ना कुछ उसमें माइनर डिफरेंस होते चला जाता है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। क्योंकि जिंदगी है तो म्यूटेशन है। जब कोरोना जैसा छोटा सा चीज जो कि नजर नहीं आता अपनी खुली आंखों से, सिंपल आंखों से नजर तक नहीं आता, उसको देखने के लिए कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ जाता है ना। तो सोचो, उसको देखने के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ जाता है, वो अपने आप में म्यूटेशन कर सकता है। तो हम लोग तो इतना बड़ा शरीर लेके घूमते हैं चारों बगल, इतना सारा रेडिएशन आता है, जहां पर भी हम लोग जाते हैं सनलाइट आते रहता है। सनलाइट में भी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, मान लो कि रोड पर से जा रहे हैं, रोड पे रोड बन रहा है, अब यह रोड पे ही तो रोड बनेगा ना। अब नाला के ऊपर तो रोड बनेगा नहीं, कहीं कहीं नाले के ऊपर भी रोड बन जाता है। मान लेते हैं हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, रोड पर से या नाला के बगल से वहां पर कोल tar अलकतरा को पिघला के बनाया जा रहा है रोड, वहां से अलकतरा से रेडिएशन आया और वो रेडिएशन हमारे में म्यूटेशन क्रिएट कर देगा। सनलाइट से रेडिएशन आया, सनलाइट हमारे में म्यूटेशन कर देता है। तो ओवरऑल ऐसा कई सारा जगह होता है जहां पर कि म्यूटेशन आसानी से होते रहता है, और इसी म्यूटेशंस के कारण धीरे धीरे बच्चा ग्रो होके एडल्ट बनता है। उस कंडीशन में म्यूटेशन होते चला जाता है और माइनर डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए बचपन में दोनों सेम हो सकता है, बट आगे चल के डिफरेंट हो जाता है। The children of monozygotic twins test genetically as half siblings. यहाँ पर हाफ सिबलिंग के रूप में उसको टेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर देख लो, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस है, ऐसे सही से देखना पड़ेगा यहाँ पे।
लेकिन अगर इसको भी सही से देखोगे तो पता चल जाएगा कहीं ना कहीं तो अंतर जरूर होगा। ऐसे ये ट्रेंड, ये ट्रेनिंग लेके आती है, अगर कोई शो वगैरह में जाती है, पर्टिकुलरली कपिल शर्मा शो में, तो ट्रेनिंग के साथ आती है, इसीलिए सेम टू सेम है। अदरवाइज ये सेम टू सेम नहीं है, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस होता ही है। दिस इज द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। यू कैन सी यहाँ पर भी आवाज को म्यूट कर दिया गया है, कॉपीराइट स्ट्राइक का केस हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आवाज म्यूटेटेड फॉर्म में है। कम क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस डू नॉट हैव द सेम फिंगरप्रिंट्स। जो आइडेंटिकल ट्विंस होगा पेट में, वो दोनों में सेम फिंगरप्रिंट्स नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। एक्चुअली तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे कि हाथों की रेखा बहुत कुछ बताती है। एज पर द एस्ट्रोलॉजी हमारा किस्मत को बता सकती है हमारे हाथों की रेखा, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, लेकिन बायोलॉजी कुछ और कहता है। अब जिसको भी मानो, इस दोनों में कंट्रोवर्सी है, बायोलॉजी का कुछ और कहना है, एस्ट्रोलॉजी का कुछ और कहना है। एस्ट्रोलॉजी का कहना है हमारे हाथों की रेखा ही हमारी किस्मत को डिसाइड करता है, और हमारे जैसा साइंटिस्ट लोग कहता है हमारा मेहनत ही हमारा किस्मत को डिसाइड करता है। हाथों की रेखा तो हमने बनाया। हाँ, जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो धीरे 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 वहां पर ब्लड सप्लाई होता है, माँ के द्वारा मैटरनल ब्लड से होता है। अंदर में, पेट के अंदर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं तो अपना ब्लड के कारण भी प्रेशर क्रिएट होता है ना। तुम लोग अपने शरीर का ब्लड प्रेशर फील कर सकते हो, हाथ में भी नर्व से, हाथ में भी ब्लड वेसल से, इस जगह पे भी ब्लड वेसल से। यू कैन काउंट योर बीटिंग हार्ट रेट, यू कैन काउंट योर पल्सेस। तुम अपना पल्स को काउंट भी कर सकते हो यहाँ पर कहीं पर भी हाथ रख के। Am I right? तो क्योंकि ये हमारे अंदर की प्रेशर है। तो वैसे ही जब बेबी अंदर है, यूट्रस के अंदर है, वहां पर भी बच्चे के अंदर ब्लड प्रेशर आया, जो कि हमारे स्किन के नीचे से एक प्रेशर क्रिएट किया, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हाथों की रेखाएं हैं, ये हाथों की रेखाएं जैसे बच्चा है तो ऐसा थोड़ी है कि स्टील बॉडी के जैसा होता है, डेड बॉडी नहीं होता ना, वो मूविंग बॉडी होता है, लाइव जिंदा बच्चा होता है वो। तो जाहिर सी बात है जब वो जिंदा है तो इधर उधर मूव करेगा। ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, एनिमल्स जनरली टेंडेंसी है इधर उधर मूव करने की। कभी कहीं पर टच किया, अंदर में भी टच करते रहता है, वो मूविंग फेज में रहता है। कभी कहीं पर टच किया, कभी कहीं पर टच किया। एक तो अंदर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ब्लड प्रेशर, दूसरा कहीं पर टच हो रहा है। तो जिस अनुसार से वो टच कर रहा है, प्लस कभी ऐसे मोड़ रहा है, कभी उंगली मुंह में डाल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वो जो फोल्डिंग रिफोल्डिंग होते रहता है ना लगातार, बिकॉज ऑफ दैट फोल्डिंग एंड दैट टचिंग क्रिएट्स द फिंगरप्रिंट्स। यहाँ पर जो फोल्डिंग है, ये जो देख रहे हो, ये रेखाएं भी भले ही आइडेंटिकल ट्विंस हो, बस ये दोनों में सेम नहीं होगा। भले ही दोनों का इन्वायरमेंट सेम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो अलग जरूर होगा। भले ही इन्वायरमेंट सेम हो, भले ही यूट्रस सेम हो। तुम देखे थे कुछ देर पहले ऐसे था, अपोजिट डायरेक्शन में, एक का माथा इधर तो दूसरे का माथा इधर, फिर वो वैसे नहीं घूमते फिरते भी रहता है, टहलते धूपते भी रहता है, छोटा सा जगह एडजस्ट करता है। तभी तो 9 महीने के बाद कहता है चल भैया बाहर चलते हैं, अगर लड़का लोग है तो, और अगर लड़की है तो चलो बहन बाहर चलते हैं। अब हमारा यहाँ पर रहने का कोई जगह नहीं है, हम लोग बहुत बड़े लोग हो गए, अपने मम्मी से भी ज्यादा बड़े हो गए। अब वो बच्चा बाहर आने की सोचने लग जाता है, इनिशिएट कर देता है लेबर पेन, इनिशिएट कर देता है ऑक्सीटोसिन रिलीज, इनिशिएट कर देता है कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द यूट्रस वॉल, इनिशिएट कर देता है कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द सर्विक्स। तो ये बच्चों के द्वारा क्रिएट हुआ। कुछ अलग जगह पे टच कर रहा है, कुछ अलग जगह पे टच कर रहा है। अब देखने के लिए तो नहीं गया, हो सकता है कोई कहीं पर हाथ रख रहा है, कोई कहीं पर हाथ रख रहा है, कोई कभी सो रहा है तो कोई कभी जग रहा है, कोई कभी एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है। तो वहां पर सब अलग अलग टेंडेंसी में था, अलग अलग काम कर रहा था, इसीलिए सबका फिंगरप्रिंट भी अलग अलग हो गया, सेम टू सेम नहीं होता। मोनोजाइगोटिक ट्विंस ऑल्दो जेनेटिकली वेरी सिमिलर आर नॉट जेनेटिकली एग्जैक्टली द सेम। अब यहाँ पर मोनोजाइगोटिक ट्विन जो होता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, लगभग सेम होता है, लेकिन 100% दोनों का सेम नहीं होता। अनदर कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक ट्विंस इज epigenetic modification caused by differing environmental influences throughout their lives। अब throughout their life जैसे अलग अलग environmental condition होता है। चल मान ले 2 ट्विंस है, ठीक है, अब दोनों अलग अलग जगह पे गया,
तो जाहिर सी बात है दोनों का अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन पकड़ेगा। मान लो रोड किनारे से जा रहे हैं जहां पर कि रोड बन रहा है, तो जहां पे रोड बन रहा है तो एक गया ना, तो वहां पर इन्फेक्शन तो एक को होगा। वो जो रेडिएशन था कोल टार का, अलकतरे का जो रेडिएशन आया वो एक ही पे आया, दोनों पे तो आया नहीं, इसीलिए दोनों में म्यूटेशन होगा नहीं। तो इसीलिए वहां पर डिसिमिलरिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे 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 शुरू से लेकर लास्ट तक होते होते उसमें बहुत ही प्रकार का वेरिएशन आ जाता है। नाउ कमिंग टू द इपीजेनेटिक्स। अब ये इपीजेनेटिक्स क्या होता है? It refers to the level of activity of any particular gene. किसी पार्टिकुलर जीन का कितना एक्टिविटी है उसे हम लोग इपीजेनेटिक्स कहते हैं। ए जीन में बिकम स्विच्ड ऑफ और कुड बिकम पार्शियली स्विच्ड ऑन और ऑफ इन एन इंडिविजुअल। ये जो इपीजेनेटिक जीन्स होता है वो अपने आप को कभी स्विच ऑन कर सकता है, कभी स्विच ऑफ कर सकता है, या कभी आधा स्विच ऑन करके छोड़ सकता है। जस्ट हम लोग जो इसीलिए देखते हो ना, ये इपीजेनेटिक जीन का ही परिणाम है कार्सिनोजेन जिसे कहते हैं, जो प्रत्येक इंडिविजुअल में कैंसर कॉजिंग जीन होता है जिसे कार्सिनोजेन कहते हैं। ये जीन कभी भी एक्टिव हो सकता है और किसी भी कारण से एक्टिव हो सकता है। तो वो जीन जब एक्टिव हो जाता है कार्सिनोजेन, तो कैंसर क्रिएट हो जाता है किसी भी प्रकार का। और आजकल ये रेडिएशन वगैरह ज्यादा रहता है, इसीलिए आजकल कैंसर का केस ज्यादा होता है। तो वैसे ही इपीजेनेटिक जीन है जस्ट लाइक कार्सिनोजेन, जो कि प्रत्येक इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। वो अपने अनुसार स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकता है या आधा स्विच ऑन करके छोड़ सकता है, वो अपने आप को, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। तो वैसे ही अब दो इंडिविजुअल अलग अलग भले ट्विंस है, अब एक दूसरे से जुटा हुआ तो नहीं है ना। हाँ, जहां पर श्याम ट्विंस की बात हम बोले थे, कंजुएंट ट्विंस की बात जहां पर बोले थे, वो एक दूसरे से जुटा हुआ है। जहां पर भी जाएगा दोनों साथ जाएगा, जहां पर भी जाएगा दोनों साथ जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों, और बॉडी जुटा हुआ है ना, तो वहां पर इन्फेक्शन भी सेम होगा, एक को पकड़ेगा तो दूसरे को पकड़ेगा। बट इन द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, बट इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस ऐसा कुछ नहीं होता। एक को इन्फेक्शन पकड़ेगा दूसरे को नहीं पकड़ेगा, राइट। ओके, अब अगला आता है वैनिशिंग ट्विंस। वैनिशिंग ट्विंस नाम से लग रहा है। अब वैनिशिंग ट्विंस आल्सो नोन एज अ ट्विंस रिजॉर्प्शन is a fetus in a multi-gestation pregnancy that dies in utero and is then partially or completely reabsorbed। कई बार क्या होता है, अल्ट्रासाउंड जब किया जाता है तो उसमें दिखता है कि दो दो ट्विंस आ गया है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, एक ट्विंस मर जाता है और वो जो दूसरा जो ट्विंस मर गया है वो एब्जॉर्ब हो जाता है यूट्रस में। उसको न्यूट्रिशन के रूप में आइदर बच्चा ले लेता है या उसे प्लासेंटा वगैरह एब्जॉर्ब कर लेता है, यूट्रस एब्जॉर्ब कर लेता है। बोले तो ओवरऑल वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है यूट्रस के अंदर ही। तो स्टार्टिंग में बना था दो बच्चा, आगे चल के बचा एक बच्चा, एक मर गया और वो वहीं पर खत्म हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। इन दैट केस दैट टाइप ऑफ ट्विंस इज नोन एज वैनिशिंग ट्विंस। ओके, इन सम इंस्टेंसेस द डेड ट्विंस इज कंप्रेस्ड इनटू अ फ्लैटेंड parchment like state known as fetus papiasis। कई बार क्या होता है कि जो जिंदा वाला ट्विंस है, मतलब जिंदा बेबी है, वो जो डेड हो गया ना, उसको इतना धक्का दे देता है कि एकदम प्रेस हो जाता है, चपटा हो जाता है, चपटा होके एक जगह पे चिपक जाता है यूट्रस में किसी भी जगह पे। उस प्रकार के फीटस को पेपारेसियस कहते हैं। तो ये थोड़ा सा टर्म है यहाँ पर, ये तुम लोगों को पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा कुछ देर के बाद। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या और पहले वाला भी चाहते हो और आगे का भी चाहते हैं तो तुम लोग को नीचे में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में जाके शामिल हो जाओ। वहां पर तुमको इसका प्रत्येक का पीडीएफ वहां पर मिलता रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, और क्लास स्टार्ट होने के पहले तुम्हें नोटिफिकेशंस भी मिलेगा। ओके, लेट अस मूव। अब है पैरासाइटिक ट्विंस। अब दूसरा केस आता है पैरासाइटिक ट्विंस का। ए पैरासाइटिक ट्विंस आल्सो नोन एज द एसिमेट्रिकल और अनइक्वल कंजुएंट ट्विंस is the result of the process that also produces vanishing twins and conjoined twins and may represent a continuum between the two। यहां पर क्या होता है, पैरासाइटिक ट्विंस हम इसलिए कहते हैं कि यहां पर दो ट्विंस कंजॉइंट ट्विंस का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहां पर वैनिशिंग भी कह सकते हो, मतलब वैनिशिंग ट्विंस भी हो सकता है, या कंप्लीटली दूसरे ट्विंस के अंदर चला जाता है। इसीलिए तुम लोग कई बार सुने होगे सिनेमा वगैरह में, यह तो हो सकता है ऐसे हम तो सुने, तुम लोग सुने हो कि नहीं,
उसमें क्या होता है क्या कि कई बार कि पेट में पेन है, एक बेबी या एक आदमी ये हमेशा शिकायत करता है कि पेट में पेन है। जब उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है तो पता चलता है कि उसका जुड़वां भाई उसके पेट के अंदर है। ऐसा पता चलता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है जब ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल हो पाता तो पता चलता है कि उसका जुड़वां भाई या जुड़वां बहन उसके पेट के अंदर चला गया है। और उसके पेट के अंदर जब वो ग्रो करने लग जाता है पेट के अंदर ही, तब पता चलता है कि वहां पर उसका जुड़वां भाई जुड़वां बहन है, तो फिर उसे सर्जरी के द्वारा उसे बाहर निकाला जाता है। देन दैट टाइप ऑफ ट्विंस इज नॉन एज पैरासाइटिक ट्विंस। ये इंडिया में भी एक दो केस ऐसा आया है, अभी हम उसका वीडियो नहीं दिखला पा रहे हैं। हम किसी दिन जब आगे क्लास होगा तो उसमें हम पैरासाइटिक ट्विंस का भी फोटो दिखलाएंगे तुम लोगों को। उसका वीडियो भी अवेलेबल है, तुम लोग पैरासाइटिक ट्विंस करके यूट्यूब पे डालना, तुम्हें पैरासाइटिक ट्विंस का कई सारा इंडिया में भी एग्जाम्पल है और इंडिया के बाहर तो बहुत सारा है। तो तुम्हें पैरासाइटिक ट्विंस का वीडियो केसेस इंडिया में भी मिल जाएगा, इंडिया में भी बहुत अवेलेबल है। Now coming to the conjoined twins that is the once commonly used term Siamese twins। एक बार इसे Siamese twins का नाम यूज किया जाता है, क्यों? आर monozygotic twins whose bodies are joined together during pregnancy। यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चा आपस में जुड़ा हुआ रह जाता है, उसे हम लोग Siamese twins कहते हैं। This occurs when the zygote start to split after day 12 following fertilization and fails to separate कंप्लीटली। 12 दिन के बाद या 8 दिन के बाद सेपरेट होना स्टार्ट हुआ और ये कंप्लीट सेपरेट नहीं हो पाता, दैट कंडीशन इज नॉन एज Siamese twins। मोस्ट कंजॉइंट ट्विंस आर नॉट इवेल्युएटेड फॉर सर्जरी टू अटेम्प्ट। जो हम कुछ देर पहले बताए कि बहुत सारे अभी के टाइम में जब ट्विंस का फॉर्मेशन हो जाता है, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, तो डॉक्टर ये बात को ऑब्जर्व करता है कि इसको सेपरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कितना वाइटल ऑर्गन जुटा हुआ है। अगर ज्यादा वाइटल ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल कुछ देर पहले जो एग्जाम्पल देखे थे कि ब्रेन जुटा हुआ रह गया था, तो अगर ब्रेन जुटा हुआ रह गया, हार्ट जुटा हुआ रह गया, लिवर जुटा हुआ रह गया, उस कंडीशन में सेपरेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और उस कंडीशन में कई बार कुछ दिन पहले तुम्हारा साउथ अफ्रीका में ऐसा केस मिला था। ये आई थिंक 2004 की बात है, 2004, हाँ 2004 में कोशिश किया गया। वो दोनों लड़कियां थी, फीमेल्स थी, दोनों बीए की डिग्री ली थी पढ़ लिख के, और उसके बाद वो दोनों बीए के बाद सेपरेट, आपस में सेपरेट होने का डिसाइड किया कि अब सेपरेट हुआ जाए। दोनों का ब्रेन जुटा हुआ था। 3 दिन तक वो सर्जरी चला था लगातार, लेकिन बैड लक वो सर्जरी फ्लॉप किया, फेल हो गया और दोनों का डेथ हो गया था। कुछ दिन पहले नेपाल में भी ऐसा केस आया था, तो नेपाल में जो केस आया था उसका भी सर्जरी किया गया। तो नेपाल में जो केस हुआ था उसको सिंगापुर में ऑपरेशन किया गया था। सिंगापुर में ऑपरेशन किया गया, एक तो स्पॉट डेथ हुआ था, दूसरा बच गया था, लेकिन वो एक माइनर इन्फेक्शन के कारण काठमांडू हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया गया था और 1 सप्ताह के अंदर फिर उसका भी डेथ हो गया था, मतलब 3-4 साल के बाद। तो कई सारा और कुछ केसेस ऐसा भी है जिसको कि सेपरेट किया जा सका है। Now coming to the conjoined twins, also known as Siamese twins, are identical twins joined in uterus, an extremely rare phenomena। ये जो काफी रेयर फेनामेना है। Occurrence is, इसका occurrence क्या है? Estimated to range from 1 in 49,000 birth to 1 in 1,89,000 birth। मतलब ये 49,000 में कोई एक होता है, मतलब 49,000 में कोई एक से लेके 1,89,000 बर्थ में से कोई एक ट्विंस हो सकता है, कंजॉइंट ट्विंस, विथ समवॉट हायर इंसिडेंस इन साउथ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। जो कि साउथ वेस्ट एशिया और अफ्रीका में ऐसा केसेस ज्यादा पाया जाता है। इंडियन सिनेरियो में ये बहुत कम पाया जाता है। अजहर अली, गुड इवनिंग, कैसे हैं? बहुत देर के बाद। अप्रोक्सीमेटली हाफ आर स्टिल बॉर्न एंड एन एडिशनल 1/3 डाई विद इन 24 आवर्स। क्या होता है कि ज्यादातर आधा केस, मतलब मान लो कि अगर 100 ट्विंस का प्रोडक्शन हो रहा है कंजॉइंट ट्विंस का, तो उसमें से 1/3 क्या होता है? जन्म के पहले मर जाता है। जन्म लेने के पहले वो मरा हुआ ही बेबी का जन्म होता है। और अगर जो बच जाता है उसका 1/3 जो बच भी गया, तो 1/3 केस में क्या हुआ है? वो 24 घंटे के अंदर उसका डेथ हो जाता है। सो मोस्ट लाइव बर्थ आर फीमेल विथ रेशियो ऑफ 3:1। ज्यादातर जो जन्म होता है उसमें क्या होता है? फीमेल ही होती है। ज्यादातर आइडेंटिकल ट्विंस फीमेल ही हुआ करती है और उसका रेशियो 3:1 है। मतलब अगर 4 बच्चा जन्म लिया है ट्विंस, मतलब 4 ट्विंस का अगर फॉर्मेशन हुआ है, 4 में से 3 ट्विंस फीमेल होगी,
एक ट्विंस मेल होगा, ऐसा नॉर्मली एवरेज रेशियो है। कंजुएंट ट्विंस शेयर ए सिंगल कॉमन कोरियन प्लासेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक सैक। मतलब जो कंजुएंट ट्विंस होगा, जो आइडेंटिकल या जो फ्रैटर्नल ट्विंस है, वहां पर ये सब अलग हो सकता है, लेकिन कंजुएंट ट्विंस के केस में एक ही होता है सब कुछ, क्योंकि एक ही से सेपरेट होते होते बीच में ही अटक गया मामला, सेपरेट ही नहीं हो सका। राइट, तो ये जो थोड़ा सा डेटा है सियामीज ट्विंस का या ट्विंस का, थोड़ा सा याद रख लेना, कभी कभी पूछा जा सकता है। दिस इज द केस ऑफ सियामीज। अब सियामीज ट्विंस का नाम सियामीज ट्विंस क्यों पड़ा है, सियामीज ट्विंस का, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये सियामीज एक जगह का नाम है। ओके, तो चांग एंड इंग बुंकर, चांग एंड इंग बुंकर जो कि 1811 से लेकर 1874 तक जिंदा रहा था, एक थाई ब्रदर्स था जो कि श्याम, जो अभी थाईलैंड में है, थाईलैंड में है अभी ये, वो श्याम नामक जगह पे इसका जन्म हुआ था और वो बहुत ज्यादा इधर उधर घुमा था, ट्रेवल वाइडली फॉर मेनी इयर्स, बहुत वर्षों तक वो सब जगह घुमा था। सो वेयर लेबल्ड एज द सियामीज ट्विंस, इसीलिए उसका सियाम जगह का नाम था, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया था सियामीज ट्विंस। और उसी के नाम पे, किसके नाम पे, चांग एंड इंग के नाम पे ही यह बात बोला गया कि ऐसे ट्विंस को, फ्रैटर्नल आइडेंटिकल ट्विंस को सियामीज ट्विंस भी कहा जाता है। और अपने एग्जाम में अगर ज्यादा आएगा तो आइडेंटिकल ट्विंस और सियामीज ट्विंस दोनों के नाम से आ सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर इट। तो यहां पर केस क्या था, चांग और इंग का सिंपली वो जो ज्वाइंट था टोर्सो बैंड ऑफ फ्लेश, मतलब कार्टिलेज एंड देयर फ्यूज्ड लिवर, कुछ उसका लिवर ज्वाइंट था, टोर्सो जुटा हुआ था और कुछ बैंड फ्लेश का था, मांस का था। मतलब वो अगर अभी का टेक्नोलॉजी के टाइम में जन्म होता है ये सियामीज ट्विंस का, इन दोनों भाइयों का, तो इसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता था, लेकिन उस समय मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, इसलिए बेचारे को जन्म भी वैसा हुआ और मरा भी वैसे ही, दोनों एक साथ। ओके, इन मॉडर्न टाइम्स दे कुड हैव बीन इजीली सेपरेटेड ड्यू टू द ब्रदर्स फेम एंड द rarity of the condition. The term Siamese twins came to be used as synonyms for conjoined twins. अब ये दोनों इतना ज्यादा फेम प्राप्त किया था, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि उसी के नाम के आधार पर नाम ही पड़ गया इस प्रकार के कंजॉइंट ट्विंस को सियामीज ट्विंस। अब इसको सेपरेशन भी बताए कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि कितना वो ज्वाइंटेड है। जैसे तुम लोग एलॉन मूवी देखे थे, तो एलॉन मूवी के केस में क्या देखे थे कि सेपरेट करने की कोशिश किया गया और एक का डेथ हो गया, राइट। तो यहां पर क्या है कि ये देखा जाता है कि ये कितना आपस में जुड़ा हुआ है और उस जुड़े हुए में कितना रिस्की है, एक को भी बचाया जा सकता है कि नहीं, फिर दोनों आपस में सेपरेट होने के लिए रेडी है कि नहीं, ये सारा चीज देखा जाता है और उसको फिर सेपरेट करने की कोशिश किया जाता है। जो हम तुम लोगों को नेपाल की केस बताए थे, तो नेपाल में क्या हुआ था, देख के लगा था कि आसानी से सेपरेट किया सकता है, उसका ब्रेन जुटा हुआ था, वहां पे ब्रेन जुटा हुआ रह गया था, तो उसको सेपरेट करने की कोशिश किया गया और उसका नाम था, जो नेपाल का केस था वो गंगा एंड जमुना, गंगा एंड जमुना श्रेष्ठा, पूरा नाम था गंगा, एक का नाम था गंगा श्रेष्ठा, एक का नाम था जमुना श्रेष्ठा। तो इसका क्या था, ये काठमांडू का बिलोंग करता था, काठमांडू नेपाल। इसको सेपरेट करने की कोशिश किया गया था 2001 में। क्या हुआ था, 97 आवर्स तक सर्जरी चला था। क्रेनियोफेगस ट्विंस वाज ए लैंडमार्क वन विच टुक प्लेस इन सिंगापुर, जो हम कुछ देर पहले बताए थे, इसको सिंगापुर में सेपरेट करने की कोशिश किया गया था। द सर्जरी लेफ्ट गंगा विथ ब्रेन डैमेज एंड जमुना अनेबल टू वॉक, गंगा का ब्रेन डैमेज हो गया था और जमुना चल नहीं पाती थी। So 7 years later, Ganga Shrestha died at the Model Hospital in Kathmandu in July 2009 at the age of 8, 3 days after being admitted for treatment of severe chest infection. अब यहाँ पर गंगा का 7 साल के बाद 2009 में इसका डेथ हो गया था काठमांडू में, मॉडल हॉस्पिटल इन काठमांडू, और उसको सिंपल चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था उसी केस में। यहाँ पर देख लो एक केस, ये क्या है, इन 2003 229 years old woman from Iran, एक तो हम तुमको साउथ अफ्रीका की बात बताई थी 2004 की, ये केस है 2003 की, ठीक है। ये इस समय मैं पढ़ रहा था क्लास 12 में, जिस क्लास में तुम लोग अभी पढ़ रहे हो
उस समय मैं पढ़ रहा था, इस क्लास 12 में मैं था। वुमेन फ्रॉम ईरान, वन लादन एंड सेकेंड इज द लाले विजनी हु वेर ज्वाइन एट द हेड बट हेड सेपरेट्स ब्रेन्स। वहां पर क्या था कि ब्रेन हेड था जुटा हुआ बट ब्रेन दोनों का अलग अलग था। इस कंडीशन को क्रेनियोफेगस स्टेटस कहते, जो कि सर्जिकली सेपरेटेड किया गया था सिंगापुर, सेम जगह जहां पर कि नेपाली का किया गया था। डिस्पाइट सर्जन्स वार्निंग्स दैट द ऑपरेशन कुड बी फेटो वन और बोथ। मतलब यहाँ पर सर्जन पहले बता दिया था कि यहाँ पर एक के लिए या दोनों के लिए फैटल हो सकता है। देयर कॉम्प्लेक्स केस वाज एक्सेप्टेड ओनली बिकॉज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ग्राफिकल इमेजिनरी एंड मॉडलिंग would allow the medical team to plan the risky surgery। और ये ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर श्याम्स जो था, श्यामिस थाईलैंड का भाई, थाईलैंड का ट्विंस जो था श्याम्स ट्विंस, वहां पर सिंपल पेट जुटा हुआ था, लेकिन वहां पर उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, इमेजिंग टेक्नोलॉजी नहीं था। बट इन द केस ऑफ दिस लेडी, नॉट दिस लेडी, टेक्नोलॉजी डेवलप था, एमआरआई अवेलेबल है, तो उससे इमेजिंग करके बनाया गया, मॉडलिंग किया गया, बताया गया, और उसके बाद रिस्क लेने के लिए डॉक्टर्स तैयार हुए। हाउएवर एन अनडिटेक्टेड मेजर वेन, मतलब यहाँ पर मैं कहानी बता देता हूँ, ये बहुत लंबा स्टोरी लिखा हुआ है, तो एक्चुअली इतना लंबा इसलिए लिख दिए हैं ताकि तुम्हें अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, यही सफिशिएंट हो। मेरा पिछले 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस का परिणाम है ये। इससे हमारा जो स्टडी मटेरियल यहाँ से दिया जा रहा है, मोर देन 90% क्वेश्चंस आने की गारंटी है। और इसको चेक करने के लिए तुम किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ, और हमारा अगर उस टॉपिक से क्वेश्चंस है तो हमारा स्टडी मटेरियल जो कि नोट्स तुम्हें प्रोवाइड करें, इससे मैचिंग करो। और इसका एडिशनल तुम लोग को बता रहे हैं कंपलसरी रूप से कि एनसीईआरटी बुक भी पढ़ना है और उसका एग्जाम्पलर भी बनाना है। तो इस तीनों को मैचिंग करो और देखो 90%, मोर देन 90% क्वेश्चन पार्टिकुलर चैप्टर से हमारे स्टडी मटेरियल से ही आएगा, गारंटी है, ट्राई करके देख लेना। यहां पर क्या हुआ था इस केस में, इस जगह पे क्या हुआ था कि नजर नहीं आया था और वहां पर एक भेन आपस में जुटा हुआ था। एमआरआई वगैरह करके देखा गया था बट वहां पर नजर नहीं आया था। तो वो कब पता चला, जब ऑपरेशन करने लग गया था डॉक्टर, तब पता चला कि यहाँ पर एक भेन जुटा हुआ है और अब वहां से वापस आना मुश्किल था, जिसका परिणाम हुआ दोनों का वहां पर डेथ हो गया था 2003 में भी। अब यहां पर एक केस है, ये देख रहे हो, लक्ष्मी तात्मा, इसका नाम है लक्ष्मी तात्मा, जो कि इंडिया की एक लड़की है। यहाँ पर देख रहे हो, कुछ देर पहले एक नाम हम बताए थे कि उस जगह पे नहीं था, लेकिन यहाँ पर इसको उस कैटेगरी में ही रखते हैं पैरासाइटिक की केस में। तो जो बिहार से बिलोंग करता है उसको इसके बारे में पता होगा। इस तात्मा का भले ना पता हो, लेकिन इस जगह का नाम पता होगा। ये अररिया डिस्ट्रिक्ट बिहार का है, जहां पर कि इसको 4 हाथ है और 4 पैर है। इसका कारण ये है कि इसका 4 हाथ और 4 पैर है। यहाँ पे आगे का पोर्शन इस जगह से, मतलब ऊपर से नजर नहीं आता, लेकिन ये इंटरनली इसका जुड़वा बहन इससे इस जगह से जुटा हुआ है, आपस में स्टोमक एरिया में जुटा हुआ है, चेस्ट एरिया में, मतलब उसको हेड नहीं है। इस तरह के कंडीशन को हम लोग इस्टियोफेगस कंजुएंट ट्विंस कहते हैं। वहां पर भी देखे थे, ये इसको पैरासाइटिक कैटेगरी में रख सकते हैं। कुछ में पैरासाइटिक में हम उसमें क्या बोले थे, अंदर में रहना, तो एक तरह से ये अंदर में ही है। इसको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर ये अंदर का चेस्ट का पोर्शन, पेट का पोर्शन उसके अंदर समाया हुआ है। लेकिन 4 हाथ और 4 पैर तक काफी मेहनत के बाद, लंबा सर्जरी के बाद इसका 2 हाथ और 2 पैर को रिमूव किया गया। ठीक है। कई बार क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेज, कई बार क्या होता है कि एक हिडन टाइप ऑफ लैंग्वेज दो आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, डेवलप कर जाता है। ठीक है, मतलब कारण है ना कि पूरा का पूरा 9 महीना एक दूसरे से पूरी तरीके से वो बच्चा जुड़ा हुआ था। ठीक है, वो ट्विंस है, अब वहां पर दोनों का दोनों जुटा हुआ है। उसके बाद खास करके अगर कंजॉइंट ट्विंस की बात करते हैं, सियामीज ट्विंस की भी बात करते हैं, तो पूरा का पूरा आपस में जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है एक अलग प्रकार का लैंग्वेज जनरेट हो जाता है आपस में, जो कि बिना बोले ही समझ जाता है। सो दैट टाइप, वहां पर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ता और समझ जाता है। इसीलिए उस तरीके का लैंग्वेज को कहते हैं क्रिप्टोफेजिया।
याद रखना है, क्रिप्टोफेजिया इस तरीके का लैंग्वेज को कहते हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड काउंटर पार्ट्स के बीच में जो जनरेट होता है या डेवलप होता है। एक अलग से एक एक्स्ट्रा टर्म यूज होता है इडियोग्लोसिया। इडियोग्लोसिया क्या होता है? It is defined as a private language that is usually invented by young children, specifically twins. ये इसको इडियोग्लोसिया कहते हैं। अगर वो पार्टिकुलरली वो दोनों बच्चा ही आपस में किसी पार्टिकुलर तरह का लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया है, तो ऐसे तुम लोग जो हॉस्टल में रहने वाले हो, तुम लोग का भी एक लोकल लैंग्वेज क्रिएट हो जाता है जो कि तुम ही लोग आपस में समझते हो। वैसा ही यहां पर भी होता है। Another term to describe what some people call twin talk or is cryptophagia, where the language is developed by twins that only they can understand. यहां पर क्या होता है, इसको twin talk भी कहते हैं या क्रिप्टोफेजिया भी कहते हैं या इडियोग्लोसिया भी कहते हैं। तीनों नाम एक ही चीज के लिए होगा जो कि स्पेशल उसी ट्विंस के बीच में डेवलप किया जाता है, जो कि सिर्फ वही दोनों समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। तो एक हो गया इडियोग्लेसिया, नंबर 2 हो गया ट्विन टॉक और नंबर 3 हो गया क्रिप्टोफेजिया। तो ये हो गया वो एक कॉमन स्पेशल लैंग्वेज जो कि डेवलप होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक। अगर यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। और स्टूडेंट्स बता दूं कि तुम लोगों को रेगुलर रहना है क्लास में। जब रेगुलर रहोगे तभी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज बेनिफिशियल नहीं होगा। सो यू हैव टू रिमेन इन रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द क्लास, यू हैव टू रिमेन रेगुलर इन द क्लास, ओनली देन यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस क्लासेस, अदरवाइज नो। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हारी एम है डॉक्टर बनना, अगर तुम्हारी एम है 12th पास करना, अगर तुम्हारा एम है किसी तरीके से 12th पास कर जाना, तब तो नो नीड ऑफ स्टडी विथ मी, मेरे से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। फिर तो किसी भी गाइड बुक को लो, पढ़ो, एग्जाम पास कर जाओगे, खास करके बायोलॉजी। लेकिन अगर एम है कि 12th में अच्छा मार्क्स लाना है, अगर एम है कि तुम्हें एक वर्ल्ड पॉपुलर वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है, तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा और हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, तभी तुम जाके वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बन सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय।